नमस्कार, जय वॉइस देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं आप सबके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर झूठे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। तो अखिलेश यादव का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर झूठे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। तो अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर जमकर बीजेपी सरकार पर हमला साधते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर झूठे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। तो अखिलेश यादव जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार यानी जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसी भी देश की जो मुद्रा है उसका पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर झूठे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। यहां पर अखिलेश यादव बीजेपी की केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के मसले को लेकर केंद्र सरकार झूठे आंकड़े पेश करती है। तो यहां पर केंद्र सरकार द्वारा झूठे आंकड़े पेश करने का अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जमकर बीजेपी की केंद्र सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर झूठे आंकड़ों की कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। तो एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े बीजेपी सरकार पेश करती है वो झूठे हैं। बता दें, हालांकि इससे पहले ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से यह भी वादा किया है कि 2047 तक भारत को विश्व की 3री सबसे अर्थव्यवस्था बनाना उनका लक्ष्य है। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर झूठे आंकड़े पेश करने का, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जमकर अखिलेश यादव बीजेपी सरकार पर बरसते हुए भी नजर आए। ये उनका पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। एक्स पर अखिलेश यादव ने पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की मुद्रा का पतन अर्थव्यवस्था के पतन का प्रतीक होता है। बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर झूठे आंकड़ों की चाहे कितनी भी मोटी परत बिछा दे, लेकिन दुनिया के सामने सच खुल ही जाता है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, जहां केंद्र की बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर अलग अलग आंकड़े पेश करती है, अभी इससे पहले ही भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 10 सालों में भारत को देश की माफी चाहूंगी विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव हमलावर नजर आए हैं। साथ ही आरोप भी लगा रहे हैं कि जो आंकड़े बीजेपी पेश करती है वो झूठ है। जी बिल्कुल लिया, जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, हर मुद्दे को लेकर वह कहीं न कहीं
बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। आज जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने की कोशिश किया है और एक बड़ा हमला बोला है, वो अभी अर्थव्यवस्था को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी सरकार में अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो गई है। जो दावे किए जाते हैं, जो आंकड़े बताए जाते हैं, वो अब पूरी तरह से कागजी होते हैं, यह कहने की कोशिश सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। और यह भी कहा है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं रहती, उस देश में बदहाली होती है और वहाँ पर लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं, ऐसा भी कहने की कोशिश की है। क्योंकि कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बच्ची का फोटो वायरल किया था और यह कहा था कि बीजेपी सरकार देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा कर रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भूखे लोग हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कभी बेरोजगारों का मुद्दा, कभी पेपर लीक का मुद्दा, कभी दलितों पिछड़ों के अपमान का मुद्दा अखिलेश यादव उठाते हैं और बीजेपी पर, जैसे इससे पहले भी हमने देखा था, कल उन्होंने कहा कि पिछड़ों, दलितों का और अल्पसंख्यकों का अपमान करने वाली ये सरकार है। और अब अर्थव्यवस्था का मुद्दा, कुल मिलाकर देखें तो क्या माने, क्या पूरी तरह से चुनावी रंग देने की कोशिश और चुनावी मोड में अखिलेश यादव? देखिए, यह उपचुनाव होने हैं और साथ ही साथ 2027 का रण भी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। यह प्लान यह है कि यूपी की 10 सीटों पर कब्जा किया जाए और साथ ही साथ 2027 के रण में पूरी तरह से जो है सरकार बनाई जाए समाजवादी पार्टी की। क्योंकि कल ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि जो अन्याय अत्याचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, उसका बदला अब जो है 2 साल बाद लिया जाएगा। उनका इशारा साफ था कि 27 के चुनाव में उनकी जीत होगी, ऐसा बड़ा दावा किया था। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा या फिर किसानों को लेकर प्रदर्शन जो चलते रहते उसको लेकर, तो कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव फुल चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वह हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से यूपी सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम ऐसे जो है काम कर रही है, चाहे विदेशी निवेश के मामले हो या फिर उद्योग लगाने की बात या फिर रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो कहीं न कहीं इन सब के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव की यह टिप्पणी और सरकार की को घेरने की जिस तरह से कोशिश की जाती है या सियासत से लबरेज है। और यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सपा और समाजवादी पार्टी का जो हमला है और भी तेज हो सकता है, क्योंकि अब चुनाव सिर पर है। हालांकि किसी का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर आक्रामक होते नजर आते हैं। जी रिया। जी बिल्कुल आसिफ, और यही दिख भी रहा है, काफी ज्यादा एक्टिव अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के बाद हो गए हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा, यही वजह कि अब काफी ज्यादा एक्टिव है और हर मुद्दे को जमकर उठाते हैं और बीजेपी सरकार को घेरने की भी कोशिश करते हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं योगी सरकार ने सभी लोगों को, राज्य के सभी लोगों को त्योहारों के समय बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, दशहरे और दिवाली पर विद्युत उपभोक्ताओं को यह बड़ा तोहफा योगी सरकार की तरफ से। देय बिजली की टैरिफ दरें अपरिवर्तित रहेंगी। लगातार 5वें वर्ष सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को यह तोहफा दिया गया है। यूपी को समृद्ध, हरित और आधुनिक बनाने के लिए ये दरें नहीं बढ़ाई गई है। सबसे ज्यादा यूपी के उपभोक्ताओं को इस वक्त बिजली मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें कि दशहरा और दिवाली को देखते हुए, यानी त्योहारों को देखते हुए, योगी सरकार ने सभी प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दशहरे और दिवाली पर विद्युत उपभोक्ताओं को यह तोहफा दिया गया है। देय बिजली की जो टैरिफ दरें हैं वो अपरिवर्तित रहेंगी। बीते 5 वर्षों से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ये दरें बढ़ाई नहीं गई है, यानी अपरिवर्तित रही है। उपभोक्ताओं को यह बड़ा तोहफा, यूपी को समृद्ध, हरित और आधुनिक बनाने के लिए दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सप्त क्रांति के प्रेरणा थे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सप्त क्रांति के प्रेरणा थे। पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सप्त क्रांति के प्रेरणा थे। पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने खास काम किया है। उनके द्वारा किए गए कार्य सदैव प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल। श्री राम के बताए मार्ग पर हम दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। श्री राम के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी है। ये बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से रामलीला कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि श्री राम के बताए मार्ग पर हम सभी दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। श्री राम के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। राम राज्य की अवधारणा में हर तबके को अच्छी शिक्षा, पैसे के अभाव में कोई भी इससे वंचित नहीं रहे। मयूर विहार फेज 3 में आयोजित हुआ था रामलीला का कार्यक्रम। जिस तरह से आज विजयादशमी है, ऐसे में रामलीला का कार्यक्रम जगह जगह आयोजित हो रहे हैं। बीते दिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दिल्ली के रामलीला मैदान में लाल किले ग्राउंड में रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से खबर, जहां लाल किला ग्राउंड में रावण दहन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान पीएम मोदी भी दशहरा समारोह में शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे लाल किला स्थित माधव दास पार्क पीएम मोदी जाएंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दशहरा समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। आज विजयादशमी है, यानी दशहरे का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का आज ये त्योहार है। और इसी को देखते हुए लाल किला ग्राउंड में रावण दहन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पीएम मोदी भी दशहरा समारोह में आज शामिल होंगे। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला स्थित माधव दास पार्क जाएंगे। खबर वृंदावन से है, जहां बिग बॉस में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे धर्म प्रचारक अनिरुद्धाचार्य का धार्मिक नगरी में विरोध शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को इसे सनातन संस्कृति का अपमान बताते हुए कथा प्रवक्ता का प्रतीकात्मक पुतला दहन भी किया। बता दें कि पुतला दहन के बाद आक्रोशित लोगों ने कोतवाली पहुंचकर धर्म प्रचारक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने को लिखित तहरीर भी दी। मुझे लगता है इनको पैसे की जरूरत थी, दौलत की जरूरत थी। अरे भाई,
अभी कल परसों रतन टाटा चला गया, क्या लेके गया? जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिल मुहूर्त के उठा ली जाएगी, उन हकीमों से कहो ये जाकर बोलकर किताबा करते थे, किताबें खोलकर वो हरगिज़ न टाली जाएगी। बिग बॉस में जाने से कुछ नहीं है, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैर छी रहा है। क्या ब्राह्मण, क्या जो पीठ वाला व्यक्ति, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, क्योंकि जो पीठ आ गई है वो कथा वाचक है, हमारे पूजनीय है। क्या उन्होंने राम राम कहा? क्या उन्होंने राधे राधे कहा? क्या उन्होंने इनको कुछ कहा? सतश्रीकाल कहा? किसी को कुछ नहीं कहा। बोले आइए डॉक्टर साहब, उसके बाद ये पैरों में गिर गए और वो माफी मांगने का उनका एक ढोंग हो चुका है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम जिला प्रशासन से, कि जब तक कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी इनके खिलाफ, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा जब तक ये धज्जियां हमारे हिंदू धर्म की इसी प्रकार से उड़ती रहेगी। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस ने हिस्ट्री शीटरों की क्लास लगाई। रिकॉर्ड में दर्ज हाजिरी लगाने हिस्ट्री शीटर पुलिस थाने पहुंचे थे। हिस्ट्री शीटरों की इस दौरान पुलिस ने परेड भी कराई, हाथ में तख्ती थमाकर परेड कराई गई। हिस्ट्री शीटरों ने अपराध ना करने की कसम भी खाई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सभी हिस्ट्री शीटर बदमाश पुलिस थाने पहुंचे थे। इस दौरान इन सभी ने अपनी हाजिरी लगाने के लिए वहां पहुंचे थे और पुलिस ने इनकी जमकर परेड लगाई, हाथ में तख्ती लेकर इनको फिर से कोई भी क्राइम ना करने की कसम भी दिलाई। प्रभारी निरीक्षक निर्भय सिंह ने कहा कि अपराध से ये दूर रहे। हरदोई थाना शाहबाद पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। वहीं नागपुर में आरएसएस सदस्यों ने विजयादशमी उत्सव के मौके पर पथ संचालन का आयोजन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस दौरान मौजूद रहे। यहां हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में पथ संचालन के दौरान आरएसएस के सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है वो पथ संचालन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में पथ संचालन के दौरान आरएसएस के सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आ जाइए। दूसरी तस्वीर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजा करते हुए दिख रहे हैं। पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहे। और ये तीसरी तस्वीर की अगर बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में विजयादशमी मनाने के लिए इकट्ठा होकर संघ प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। और वहीं नागपुर में आरएसएस सदस्यों ने विजयादशमी उत्सव के मौके पर पथ संचालन का आयोजन किया। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग में नई शिकायत दर्ज कराने पर कहा कि उद्धव सेना ने सामना अखबार में लिखा है कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, लेकिन कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। उद्धव सेना ने तो सामना अखबार में भी कांग्रेस क्यों हारी है हरियाणा चुनाव वो लिख लिया है, पर कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह डिनायल में ही रहना चाहती है।
और इसीलिए ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। इसलिए कल ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वगैरह का ड्रामा किया, उसमें पूरा का पूरा ठीकरा एक दलित नेत्री कुमारी शैलजा पर डाल दिया। जबकि राहुल गांधी ये जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं वो। फिर भी राहुल गांधी पर कोई सवाल नहीं उठाना है, राहुल गांधी को सुरक्षित रखना है और सारा सवाल जो है इलेक्शन कमीशन पर। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते, वहां इलेक्शन कमीशन ठीक, पंजाब में ठीक, दिल्ली में ठीक, कर्नाटका में ठीक, हिमाचल में ठीक, हरियाणा में खराब। तो मुझे लगता है कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। अब तो उनके साथी सहयोगी दल आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ये भी कह रहे कि आप अहंकारी हो, आपको समझ में नहीं आता, आप अकेले लड़ने की हैसियत नहीं रख सकते, आप परजीवी टाइप के बन चुके। यही उनके कहने का मतलब है कि आप अकेले तो लड़ नहीं पाओगे। और कुमारी शैलजा और हुड्डा जी ने भी स्वीकारा है कि हम चुनाव हार गए, इलेक्शन कमीशन ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी केवल 2-3 लोगों को बचाने के लिए, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जिन पर कई सारे सवाल उठे, उसको बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। और ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाती है, परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार रात करीब 8 बजे श्रीनगर में राजभवन जाकर एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनाने का दावा पेश किया। एलजी से मुलाकात के बाद उमर ने कहा, मैंने एलजी से मुलाकात की है और कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी और निर्दलियों से मिले समर्थन पत्र सौंपे हैं। मैंने उनसे शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करने का अनुरोध किया है ताकि सरकार काम करना शुरू कर सके। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और सरकार बनाने की पेशकश उनके सामने रखी है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, लोकतंत्र में सभी को अपने विचार रखने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन अगर दशहरा रैली की बात करें तो देश में 50 से ज्यादा सालों से बाला साहेब ठाकरे की शिवाजी पार्क में दशहरा रैली ऐतिहासिक रही है और वहां से बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा देश के लिए संदेश दिया है, शिवसेना को दिशा दी है। नागपुर में भी सुबह के समय आरएसएस का कार्यक्रम होता है। अब यहां भी डुप्लीकेट शिवसेना के लोग दशहरा रैली करते हैं, वो भाड़े पर पैसा देकर लोगों को लाएंगे। अपना विचार रखने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, लेकिन अगर आप दशहरा रैली यानी मेड़ावा की बात करें तो इस देश में 50 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की दशहरा रैली हमेशा ऐतिहासिक रही शिवाजी पार्क में, जिसे हम शिव तीर्थ कहते हैं। और उस दशहरा रैली से हमेशा बाला साहेब ठाकरे देश के लिए, पार्टी के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक विचार, एक संदेश देते रहे, शिवसेना को एक दिशा देते रहे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मेळावा भी दसरा में होता है सुबह के समय, वो हमें मालूम है। अब डुप्लीकेट शिवसेना के नाम पर कुछ लोग यहाँ मेळावा करते हैं, डुप्लीकेट। अब उनके ऊपर क्या भरोसा रखेंगे लोग? वो भाड़े से पैसा देकर लोग लाएंगे, वहाँ अपना नगारा ढोल बजाएंगे, लेकिन कौन सा विचार उनके पास है? मैं तो ये कहूँगा कि हमारी पार्टी 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है और जब दूसरा मेळावा करने वाले लोग हैं वो तो 2-3 साल का उनका अब उनकी उम्र है और उनका जन्म गुजरात में हुआ, उस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। तो वो गुजरात में करना चाहिए, सूरत में करना चाहिए उनका मेळावा। वो जो बड़ा कोई स्टेडियम है ना, मोटेरा स्टेडियम, जहाँ फाइनल में हिंदुस्तान हार गया था,
वहां करिए, मोदी जी को बुलाइए, वो आपके नेता है, शाह जी को बुलाइए, वो आपके नेता है। महाराष्ट्र में आपका क्या काम है? आपका पार्टी का जन्म गुजरात में हुआ है और आपकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।